एक ब्रिटिश ड्रग लॉर्ड नशे का कारोबारी पब में बैठा है और अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा है। वह उसे याद दिला रहा है कि आज रात की उनकी डेट मुलाकात न भूलना। लेकिन फोन के दूसरे छोर पर किसी अजनबी आदमी की आवाज आती है। माइकल का ध्यान पूरी तरह उस आवाज पर चला जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे कोई खड़ा है। माइकल, जो अब ड्रग लॉर्ड है, पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही होशियार छात्र था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था, इसलिए उसे हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रहती थी। फिर भी माइकल को यह सब काफी नहीं लगा। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और जड़ी बूटी के धंधे ड्रग बिजनेस में उतर गया। उसे पता था कि गरीबी से निकलने का यही रास्ता है, क्योंकि उसमें निर्दयता और समझदारी दोनों थी। कुछ ही समय में माइकल एक आम आदमी से बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया और अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन अब उम्र और थकान ने उसे यह काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह अब आराम की जिंदगी चाहता है और अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता है। इसीलिए वह एक अमीर यहूदी बिजनेसमैन मैथ्यू से मिलता है और अपना पूरा धंधा 400 मिलियन पाउंड में बेचने की बात करता है। हालांकि यह कीमत उसकी सालाना 50 टन हर्ब ड्रग की कमाई के सामने बहुत कम है। मैथ्यू को हैरानी होती है, इंग्लैंड जैसे छोटे देश में पुलिस की नजर से बचकर इतनी जमीन पर खेती कैसे हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड में जनसंख्या बहुत है, जमीन कम है। लोग दूसरों की प्राइवेट जमीन पर भी घूम सकते हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट निगरानी रखते हैं। ऐसे में गुप्त रूप से हर्ब उगाना नामुमकिन लगता है। तब माइकल उसे अपना रहस्य बताता है। इंग्लैंड के कई रईस परिवारों के बच्चे बड़ी बड़ी जमीनों के वारिस हैं, लेकिन उन्हें टैक्स और मरम्मत में बहुत पैसा देना पड़ता है। इसलिए माइकल उन्हें मोटी रकम देता है और उनकी जमीन किराए पर ले लेता है। वे अमीर बच्चे इस बात की परवाह नहीं करते कि माइकल उस जमीन पर क्या करता है। इस तरह माइकल ने पूरे इंग्लैंड में 12 खेती के प्लॉट और 1000 एस्टेट्स हासिल कर लिए और अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। फिर माइकल मैथ्यू को एक शिपिंग कंटेनर दिखाता है और कहता है कि यही उसकी खेती का एक स्थान है। बाहर से तो यह साधारण कंटेनर लगता है, लेकिन अंदर छिपा होता है एक गुप्त प्रवेश द्वार। अंदर जाते ही मैथ्यू दंग रह जाता है। यह जगह इंग्लैंड की सबसे सुंदर ग्रीनलैंड जैसी है, जहां दुनिया के सबसे अच्छे बॉटनिस्ट और उन्नत खेती तकनीक काम कर रहे हैं। मैथ्यू बहुत खुश होता है। माइकल बताता है कि जब हर्ब लीगल हो जाएगा तो ये फैक्ट्रियां सालाना 200 से 500 बिलियन की आमदनी देंगी। मैथ्यू पूछता है, अगर इतना पैसा है तो तुम खुद क्यों बेच रहे हो? माइकल कहता है, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में बहुत खून बहाया है। जब ये लीगल होगा, सरकार को साफ सुथरे चेहरे की जरूरत होगी और वो मैं नहीं हूं। अब मैं बस अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहता हूं। इसके बाद मैथ्यू कहता है कि उसे माइकल का पूरा सेल्स नेटवर्क भी चाहिए, लेकिन माइकल कहता है कि वह बाद में बात होगी, क्योंकि अभी उसने मैथ्यू का भरोसा पूरी तरह नहीं देखा है। माइकल अब तक पैसे नहीं ले पाया था। उसके बाद वह अपनी पत्नी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि अब वह सब छोड़कर सुकून की जिंदगी जीना चाहता है। माइकल की पत्नी का नाम लेडी रोजालिन है, जो एक कार मॉडिफिकेशन वर्कशॉप चलाती है। अगर माइकल को काउबॉय हैट वाला सीजर कहा जाए तो रोजालिन लंदन की क्लियोपेट्रा है, और वही माइकल की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। असल में माइकल रिटायर इसलिए होना चाहता है ताकि अपनी पत्नी के साथ शांति से जिंदगी बिता सके। इसी बीच मैथ्यू, यहूदी बिजनेसमैन के सोचने से पहले ही एक और गैंगस्टर ड्राई आई माइकल का धंधा खरीदना चाहता है। ड्राई चीन के ट्रायड चाइनीज माफिया का दूसरा आदमी है। वह ज्यादातर कारों, पुर्जों और एशियाई अवैध प्रवासियों की स्मगलिंग करता है। माइकल के साम्राज्य के मुकाबले उसका बिजनेस बहुत छोटा है। ड्राई का एक बड़ा भाई जॉर्ज है, लेकिन वह भाई की मदद के बिना खुद बड़ा बनना चाहता है। इसीलिए वह लेडी रोजालिन को कार के पार्ट्स देकर रिश्वत देता है ताकि माइकल से उसकी मुलाकात हो सके। रोजालिन की वजह से ड्राई की मुलाकात माइकल से हो जाती है। माइकल, जो अब बड़ा आदमी है, ऐसे छोटे मोटे लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। ड्राई कहता है कि उसे पता है माइकल बिजनेस छोड़ना चाहता है, इसलिए वह ऑफर देना चाहता है, लेकिन जो रकम ड्राई पेश करता है वह माइकल के लिए बहुत छोटी है। ड्राई कहता है कि माइकल अब बूढ़ा हो गया है और अगर अब नहीं छोड़ा तो जबरदस्ती हटाया जाएगा। ये एक धमकी जैसी बात थी। माइकल को बहुत गुस्सा आता है। उसके मन में ख्याल आता है कि बंदूक निकालकर ड्राई को सबक सिखा दे, लेकिन वह सिर्फ सोचता है, करता नहीं। पहले वाला माइकल ऐसा करता, लेकिन अब का माइकल संयमी और समझदार बन चुका है। उसे पता है कि शेर छोटे कुत्तों के भौंकने से गुस्सा नहीं होता। उसने बस कहा, दफा हो जाओ, और ड्राई चला गया। लेकिन उसी रात माइकल की एक कंटेनर फैक्ट्री पर हमला हो गया। कुछ गुंडे अंदर घुस आए और वहां की पूरी हर्ब फार्म लूट ली। जो गार्ड वहां थे पहले के गैंगस्टर थे, लेकिन अब बूढ़े हो चुके थे,
इसीलिए वे उन बॉक्सिंग ट्रेनिंग वाले नौजवान गुंडों के सामने टिक नहीं पाए। उन्होंने न सिर्फ जगह लूटी बल्कि पूरी घटना का वीडियो बनाकर उस पर रैप म्यूजिक डालकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही मिनटों में वीडियो लाखों व्यूज पार कर गया। जब बॉक्सिंग कोच को पता चला, वह घबरा गया क्योंकि उसके स्टूडेंट्स ने एक बड़े ड्रग लॉर्ड को नाराज कर दिया था। उसने तुरंत सबको वीडियो डिलीट करने को कहा। माइकल को जब पता चला कि उसकी फैक्ट्री पर हमला हुआ है तो उसे समझ आया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि एक साजिश है, क्योंकि यह सब तब हुआ जब उसने मैथ्यू की डील पर विचार किया था और ड्राई की ऑफर ठुकरा दी थी। इसीलिए माइकल ने अपने भरोसेमंद आदमी रेमंड को कहा कि वो पता लगाए कि यह काम किसने किया है। अगले दिन मैथ्यू माइकल से मिलने आता है। उसे भी खबर मिल चुकी थी कि हमला हुआ है। वह अपने साथ एक सोने की छोटी पिस्तौल गिफ्ट में लाता है। इससे लगता है कि डील अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन किस्मत माइकल के साथ नहीं थी। हमले और वीडियो के बाद माइकल को अपनी खेती वाली जगहें बंद करनी पड़ी क्योंकि पुलिस का ध्यान वहां जा सकता था। बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ। मजबूरी में माइकल ने उस जगह को सील कर दिया ताकि बाकी फार्म सुरक्षित रहें। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। इसी बीच एक अमीर रईस जो माइकल के साथ बिजनेस करता था, उससे मदद मांगने आता है। उसकी बेटी लॉरा, जो इंग्लैंड में एक मशहूर सिंगर है, एक नशेड़ी पीट नाम के आदमी के साथ उलझ गई थी। वह बुरी संगत में पड़कर ड्रग्स और गंदे धंधों में शामिल हो गई और अब गायब हो गई थी। माइकल ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी रेमंड को उसे ढूंढने का काम सौंपा। रेमंड ने जल्दी ही लॉरा का ठिकाना पता लगा लिया। वह जब वहां पहुंचा तो सामने वाले लोग सहयोग नहीं कर रहे थे। उसने इशारा किया। उसके आदमी तुरंत समझ गए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। वे लॉरा को वापस ले जाने ही वाले थे कि नीचे खड़ा रेमंड का गंजा साथी कुछ गुंडों से उलझ गया। वह गुंडों को पैसे देकर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे ज्यादा जिद करने लगते हैं। तब मजबूर होकर गंजे आदमी ने अपनी असली पहचान बता दी और जैसे ही पता चला कि वह माइकल का आदमी है, गुंडे डर गए। उसी वक्त ऊपर से एक आदमी बालकनी से गिरकर मर जाता है। उसका नाम क्लाई था। लोग भागने की बजाय उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। असल में जब रेमंड के आदमी अंदर झगड़ रहे थे तो उन्होंने गलती से क्लाई को धक्का दे दिया और वह नीचे गिर गया। रेमंड समझ गया कि यह मामला बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर खुल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। रेमंड जानता था कि अगर यह बात बाहर निकल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए उसने अपने लोगों को कहा कि जल्दी से सब जगह फैल जाओ और गुंडों से फोन वापस लाओ। गुंडे भागते हुए रेमंड को अपने छिपे ठिकाने तक ले गए। वहां उनकी संख्या ज्यादा थी तो वे रेमंड और उसके आदमियों का मजाक उड़ाने लगे। रेमंड ने झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहा। उसने कहा, फोन के बदले मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। लेकिन गुंडे हंसने लगे और उसकी बात नहीं मानी। रेमंड का सब्र टूट गया। उसके आदमियों ने मेहनत से दूसरा फोन वापस ले लिया। अब सिर्फ एक गुंडा बचा था जो साइकिल पर भाग रहा था। वह पीछे मुड़कर उस काले आदमी रेमंड के साथी को चिढ़ा रहा था जो उसका पीछा कर रहा था। रेमंड ने चालाकी से अपनी कार उसी रास्ते में रोक दी और जैसे ही साइकिल वाला गुंडा पास आया, उसने कार का दरवाजा खोला और गुंडा टकरा कर गिर पड़ा। लेकिन ये सब किसी छिपे हुए आदमी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उधर बॉक्सिंग जिम का कोच भी सच का पता लगाता है। उसे पता चलता है कि जिन हर्ब्स को उसके छात्रों ने चुराया था वे माइकल की फार्म से थे। वह डर गया क्योंकि उसे पता था कि माइकल से दुश्मनी करना खतरनाक है। वह खुद रेमंड के पास गया और माफी मांगी। उसने कहा कि उसके छात्रों ने बड़ी गलती की है। वह चोरी की हर चीज वापस करेगा और रेमंड की मदद के लिए 3 काम करेगा। पहला काम यह था कि वह यह बताएगा कि छात्रों को फार्म का पता कैसे चला। फिर वह एक आदमी को लाया। फक, यही वो था जिसने छात्रों को फार्म का पता बताया था। रेमंड ने उसे पहचान लिया। वह ड्राई आई का आदमी था। वह आदमी अस्थमा का मरीज था। अपनी जान बचाने के लिए उसने ड्राई आई के सारे राज उगल दिए क्योंकि कोई भी क्लाई की मौत वाले केस में नहीं फंसना चाहता था। जब उनसे सब पता चल गया तो उन्होंने उसे बाहर ले जाकर बांध खोली ताकि वह अपनी अस्थमा की दवा ले सके। लेकिन जैसे ही उसे आजादी मिली, वह भाग गया और सीधा रेल की पटरियों पर चढ़ गया। अब माइकल खुद मैदान में उतरा। वह सीधे गया जॉर्ज के पास जो ड्राई आई का बॉस था। उसने पहले ही वहां के शेफ को रिश्वत दी थी और जॉर्ज की चाय में नशे की दवा मिला दी। साथ ही उसने अपने लोगों को भेजा कि वे जॉर्ज की फैक्ट्री जला दें। फिर उसने जॉर्ज को बताया कि उसका ही आदमी ड्राई आई उसकी फैक्ट्री लूटने की हिम्मत कर चुका है। ये कहते कहते माइकल का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन अब वह पहले जैसा खून खराबा करने वाला आदमी नहीं था, तो उसने जॉर्ज की जान बख्श दी। जैसे ही माइकल चला गया, जॉर्ज ने तुरंत ड्राई आई को बुलाया। पहले ड्राई ने सारा इल्जाम अपने आदमी फक पर डाल दिया, लेकिन जब जॉर्ज ने पूछा कि क्या सच में उसने माइकल का धंधा खरीदने की कोशिश की थी, तो ड्राई ने बात छुपाई नहीं, सब मान लिया। यह सुनकर जॉर्ज ने अपने आदमियों को कहा कि ड्राई आई को खत्म कर दो, लेकिन अचानक ड्राई के लोगों ने ही जॉर्ज को गोली मार दी। जॉर्ज मर गया। उसके बाद माइकल एक पब में गया और अपनी पत्नी को फोन किया और वहीं से कहानी फिर शुरुआत वाले सीन पर पहुंचती है। फोन के दूसरे छोर पर एक अजनबी आदमी की आवाज आती है। असल में वह ड्राई आई था।
माइकल का ध्यान पूरी तरह फोन पर था। उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से एक हत्यारा उसकी ओर आ रहा है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। माइकल बच जाता है क्योंकि रेमंड समय पर पहुंच जाता है। माइकल को एहसास होता है कि उसकी पत्नी खतरे में है। वह भागकर घर पहुंचता है। उधर लेडी रोजालिन समझ जाती है कि सामने वाला आदमी ड्राई आई बुरे इरादे से आया है। वह मैथ्यू की दी हुई सोने की पिस्तौल निकालती है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 गोलियां थीं। वह हिम्मत से ड्राई आई से भिड़ जाती है। दोनों में हाथापाई होती है। ड्राई आई रोजालिन को काबू में कर लेता है और कुछ गलत करने ही वाला होता है कि माइकल समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। खतरा टलने के बाद रेमंड अपने घर लौटता है। वह खाना बना रहा होता है, तभी पीछे से एक आदमी चुपके से उसके पास आता है। वह एक प्राइवेट जासूस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। नाम फ्लेचर। फ्लेचर बताता है कि उसे 1,50,000 पाउंड में एक अखबार के मालिक बिग डेव ने काम पर रखा था ताकि वह माइकल की जिंदगी के राज पता करे। और अब असली कहानी शुरू होती है कि आखिर बिग डेव ने माइकल के खिलाफ जासूसी क्यों करवाई। एक सामाजिक पार्टी के दौरान अखबार के संपादक बिग डेव खुद आगे बढ़कर माइकल से मिलने गया, लेकिन माइकल ने उसके सामने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, और वह भी सबके सामने, अमीर लोगों के बीच। इससे बिग डेव की बहुत बेइज्जती हो गई। अपमानित होकर उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वह माइकल को बर्बाद करके ही रहेगा। अब वापस फ्लेचर जासूस की बात पर आते हैं। वह रेमंड को बताता है कि उसने कई दिनों तक निगरानी करके माइकल और रेमंड के सारे गंदे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन उसे लगा कि सिर्फ 1,50,000 पाउंड में यह सब बिग डेव को बेच देना बहुत घाटे का सौदा होगा। इसलिए उसने रेमंड को ब्लैकमेल करने की सोची। उसने कहा, अगर तुम माइकल के साथ डूबना नहीं चाहते तो मुझे यह फाइल 20 मिलियन पाउंड देकर खरीद लो। लेकिन रेमंड कोई आम आदमी नहीं था। वह अंडरवर्ल्ड में सालों से था। ऐसे लोगों की चालें वह समझता था। तो फ्लेचर ने उसे डराने के लिए सब कुछ ड्रामा की तरह बताना शुरू किया। उसने कहा कि उसने सब पता लगा लिया है। दरअसल यह सब मैथ्यू की चाल थी। फार्म पर हमला करवाना, वीडियो अपलोड करना, सब इसलिए ताकि माइकल के बिजनेस की कीमत गिर जाए और मैथ्यू सस्ते में उसका धंधा खरीद ले। लेकिन उसकी योजना पर पानी फिर गया क्योंकि ड्राई आई ने अपने बॉस मैथ्यू की बात मानने से इनकार कर दिया और खुद उसे मारकर पूरा बिजनेस अपने हाथ में लेना चाहा। उसी की वजह से वह रोजालिन, माइकल की पत्नी, के पास पहुंचा, जिससे पूरा हंगामा हुआ। फ्लेचर ने रेमंड को 72 घंटे 3 दिन का वक्त दिया। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह सारी फाइल बिग डेव के अखबार को दे देगा और उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्लेचर को यह पता नहीं था कि भले ही वह सबूत अखबार को भेज देता, बिग डेव कभी उन्हें छापने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसी रात बॉक्सिंग कोच ने उसे अगवा करवा लिया था। अगली सुबह जब बिग डेव जागा, वह कार के ट्रंक में नग्न हालत में था। असल में पिछली रात को कोच ने उसे नशे की दवा दी थी और एक स्वर के साथ उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। फिर कोच ने धमकाया, अगर इंटरनेट स्टार नहीं बनना है तो माइकल के खिलाफ कभी मत जाना। यह था कोच का दूसरा एहसान रेमंड पर। इसके बाद रेमंड ने उसे तीसरा काम दिया। कोच ने कहा कि वह यह सब अपने छात्रों का कर्ज उतारने के लिए कर रहा है, मुफ्त में नहीं। तीसरा काम पूरा होते ही वे दोनों बराबर होंगे। उधर माइकल मैथ्यू को अपने वेयर हाउस लेकर जाता है, जहां वह आखिरी सौदे की कीमत तय करना चाहता है। मैथ्यू को अब भी लगता है कि माइकल कुछ नहीं जानता, इसलिए वह चालाकी से कहता है, अब जब फार्म का राज खुल गया है, उसकी कीमत गिर चुकी है, अब वो सिर्फ 130 मिलियन पाउंड की रह गई है। माइकल कुछ नहीं कहता, बस उसे दिखाता है ड्राई आई, जो अब बर्फ में जमा हुआ लाश का पुतला बन चुका है। मैथ्यू तुरंत झूठ बोलता है, मुझे तो ड्राई आई के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन माइकल एक वीडियो चलाता है जिसमें दोनों एक साथ प्लान बना रहे हैं। सारे सबूत साफ थे। माइकल ने कहा, अब तुम मुझे 270 मिलियन पाउंड मुआवजा दोगे और फार्म मेरा ही रहेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। माइकल ने कहा, मेरी बीवी के साथ जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। घबराए मैथ्यू ने सिर झुकाकर माफी मांगी। माइकल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी टीम को चाकू पकड़ा दिया। 3 दिन पूरे हो गए थे और उसी वक्त फ्लेचर वहां पहुंच गया। उसे लगा कि अब उसे 20 मिलियन पाउंड मिलेंगे। उसने टेबल पर रखे बॉक्स को खोला, लेकिन अंदर देखकर सन्न रह गया। बॉक्स में वही सारे सबूत थे जो उसने महीनों में जुटाए थे, और साथ में उसकी खुद की बीमा फाइल भी थी। मतलब अगर उसने जरा भी चाल चली तो उसका भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। असल में 3 दिन पहले ही रेमंड को पता चल गया था कि फ्लेचर हर वक्त माइकल का पीछा कर रहा है, तो उसने फ्लेचर के जूते में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था और कोच को भेजा कि वो जाकर फ्लेचर के सारे छिपे सबूत ढूंढ निकाले। इसके बाद फ्लेचर को लोहे के कंटेनर में बंद कर दिया गया। कोच ने अपने 3 वादे पूरे कर दिए, लेकिन जब वह कार में बैठने वाला था, उसे अपने छात्रों का फोन आया। उन्होंने कहा कि अब वे नहीं चाहते कि उनका कोच रेमंड के लिए और काम करे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो खुद माइकल से निपटेंगे। कोच ने फोन काटा और उसी वक्त उसने देखा कि 2 काले कपड़ों में आदमी एस्टेट में चुपके से घुस रहे थे। उसे तुरंत समझ आया कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसी समय
अपनी जान बचाने के लिए फ्लेचर ने कदम उठाया। अब एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जो आदमी पब में माइकल को मारना चाहता था, वो न तो मैथ्यू था और न ही ड्राई आई, बल्कि वो था क्लाई नाम के लड़के का पिता, जिसे पहले बालकनी से धक्का दिया गया था। वह आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक अमीर और ताकतवर तेल कारोबारी था। फ्लेचर ने पैसों के लालच में उस अमीर आदमी को माइकल की सारी जानकारी बेच दी थी। पहली बार पब में हुआ हमला उसी तेल कारोबारी की पहली बदले की कोशिश थी, और आज की घटना उसकी दूसरी कोशिश। उसी समय फ्लेचर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और यह हरकत रेमंड ने देख ली। रेमंड ने तुरंत माइकल को मैसेज किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बंदूक की नली पहले ही माइकल की तरफ तनी हुई थी। इसी वक्त रेमंड की हवेली पर भी 2 गोलियां चली। रेमंड ने फौरन बंदूक उठाई और बाहर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा 2 लाशें जमीन पर पड़ी थीं। असल में कोच ने हमलावरों को पहले ही मार गिराया था और उसी अफरा तफरी में फ्लेचर भाग निकला। उधर माइकल, जिसे लगा कि अब वह मर जाएगा, पूरी हिम्मत के साथ मौत का सामना करने को तैयार था। लेकिन तभी कोच के छात्र वहां पहुंच गए। उन्होंने माइकल की कार पर गोलियां चलानी शुरू की। उनका इरादा माइकल को मारने का था, लेकिन अनजाने में उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ दिन बाद फ्लेचर हवाई अड्डे भागने के लिए टैक्सी में बैठा, लेकिन उसे क्या पता था, टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि रेमंड खुद था। वह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद देखने के लिए। बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।